Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस के सिलसिले का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि जेनेटिक्स का पायनियर कंसिडर किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो बुनियादी तौर पर एक मॉन्क था, यानी एक प्रीस्ट था। ये किसी चर्च के अंदर अपनी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड किया करता था, लेकिन चूँकि माजी में ये एक साइंस टीचर भी रहा था, साइंस की एजुकेशन हासिल कर रखी थी इसने, तो इसने अपने पास टाइम के तौर पर वहीं पर चर्च के गार्डन के अंदर इसने पी प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू किए। और उन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर जो उसने कंक्लूजन्स ड्राइव किए, तो वो कंक्लूजन्स आज तक लॉज ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। उनको लॉज ऑफ जेनेटिक्स या लॉज ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी, जिसमें एक लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम इन दोनों के बारे में रिव्यू करेंगे। तो मेंडल ने किस तरह से अपने काम का आगाज़ किया, इस बात को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अगरचे ये टॉपिक्स जो अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपके इस साल के रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन ये समझे बगैर अगले टॉपिक्स के ऊपर अगर हम जंप कर जाएं तो वहाँ पर हम बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। फिर मैं बार बार आपको पिछली बातों की तरफ इशारे देता रहूँगा, समझ में नहीं आएगी बात, फिर मुझे खोल खोल कर वो बात समझानी पड़ेगी। तो इस वजह से बेहतर है कि पहले हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा पार्ट होता है बायोलॉजी का कि उसमें रटे नहीं चलते हैं। आपने ऐसा नहीं है कि चीज़ों को रट लिया तो बस काम हो गया। जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो रटा भी समझ में नहीं आएगा, वो आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है बायोलॉजी का, और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो आपको मज़ा आता है बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ते हुए ख़ास तौर पर। हाँ जी, तो लॉज ऑफ हेरिडिटी की बात हमने आगे चलकर करनी है, लेकिन इससे पहले आपने ये याद रखना है कि मेंडल ने अपने काम का आगाज़ कैसे किया था। सबसे पहला जो स्टेप था ना उसके वर्क का, जिसे आप स्टेप 1 कह सकते हैं, तो दैट स्टेप 1 वाज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग लाइंस। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू या प्योर ब्रीडिंग, इनको ट्रू भी कहते हैं या प्योर ब्रीडिंग लाइंस या इसके लिए टर्म वैरायटी भी यूज़ की जा सकती है। असल में मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था ना, तो पी प्लांट की कोई एक स्पेसिफिक वैरायटी उसमें जिसमें कोई स्पेसिफिक फीचर पाया जाता हो, उस वैरायटी को आप लाइन भी कह सकते हैं। लिटरेचर के अंदर यानी किताबों के अंदर वर्ड लाइन भी यूज़ किया हुआ है। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, इससे मतलब क्या है? ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग कहते किसको हैं, और फिर बात आएगी कि इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। पहले तो ये याद रखो कि एक ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग वैरायटी या लाइन एक ऐसी वैरायटी होगी, एक ऐसा प्लांट होगा जिसको अगर सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए तो ऐसी सूरत में वो अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि एक पी प्लांट है जिसकी हाइट टॉल है। असल में पी प्लांट के अंदर ना दो तरह की हाइट्स पाई जाती हैं। उनमें से एक हाइट कोई 6 to 7 फीट के करीब होती है, जिसे टॉल हाइट कहा जाता है। ये तकरीबन कोई 6 to 7 फीट के करीब हाइट रखने वाले प्लांट्स हैं, जिनको टॉल हाइटेड प्लांट्स का नाम दिया जाता है। और पी प्लांट में जो दूसरी एक वैरायटी है उसमें तमाम प्लांट्स छोटी हाइट के होते हैं, उनको शॉर्ट या फिर ड्वार्फ भी कहते हैं, शॉर्ट और ड्वार्फ, और इनकी हाइट तकरीबन कोई 2.5 फीट के करीब होती है। तो आप देखिए वाज़े तौर पर इन दोनों की हाइट्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है।
इनमें ऐसा नहीं है जैसे इंसानी पॉपुलेशन के अंदर आपको एक छोटी हाइट से लेकर एक बहुत बड़ी हाइट तक दरमियान में कितनी ही हाइट्स नज़र आती हैं इंसानी पॉपुलेशंस में अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको पी में या तो ये इस हाइट के इंडिविजुअल्स मिलेंगे या फिर इस हाइट के इंडिविजुअल्स मिलेंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा ट्रेट है पी प्लांट के अंदर। बहरहाल अगर मिसाल के तौर पर हम बात करें कि एक प्लांट है पी प्लांट जिसकी हाइट टॉल है, और अगर आप इसको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज करने का मतलब है कि आप इस टॉल हाइटेड प्लांट के पोलन ग्रेन्स को इसी के फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर शेड करके सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो रिप्रोडक्शन होगी उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो हम बार बार यहाँ पर वर्ड फर्टिलाइजेशन यूज करेंगे। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, इसमें कोई दूसरा इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता है ना कि प्लांट्स मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल होती हैं। तो पी प्लांट भी एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट है, बाइसेक्सुअल है, और इसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो अगर किसी टॉल हाइटेड प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन से गुजारा जाए, यानी उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट ना करने दिया जाए और वो अपने तौर पर ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो ऐसी सूरत में जो ऑफस्प्रिंग्स इसके अंदर से प्रोड्यूस होंगे इस रिप्रोडक्शन के नतीजे में, अगर वो सारे के सारे टॉल हाइटेड प्लांट्स हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे पर अगर सारे के सारे टॉल हाइटेड प्लांट्स होंगे, तो तब आप इस टॉल हाइटेड को प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड कहेंगे। दिस इज ट्रू या प्योर ब्रीड प्लांट, ट्रू और प्योर ब्रीड प्लांट। तो व्हाट इज अ ट्रू और प्योर ब्रीड प्लांट? तो a true or pure breed plant is that which upon self fertilization produces all the offsprings of its own type। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग उसके, ऑफस्प्रिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं। तो इसकी जितनी भी औलाद पैदा होगी इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, वो सारे के सारे इंडिविजुअल अगली जनरेशन में अगर टॉल हाइट के साथ ही प्रोड्यूस हों, तो आप इस पेरेंट टॉल हाइट प्लांट को ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड कहेंगे। ओके, लेकिन दूसरा यहाँ पे नतीजा क्या एक्सपेक्टेड है? मिसाल के तौर पर आपने इसी तरह से एक टॉल हाइट इंडिविजुअल को सेल्फ फर्टिलाइजेशन से गुजारा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए इसको आपने अलाउ किया, लेकिन इस टॉल हाइट इंडिविजुअल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बावजूद जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए उनमें आपको दोनों किस्म के ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। उनमें से चंद एक टॉल हाइटेड पैदा हुए और चंद एक शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स पैदा हुए। तो हालांकि देखो ये खुद पेरेंट प्लांट टॉल हाइटेड था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई है पहले की तरह, लेकिन इस प्लांट ने दोनों फिनोटाइप्स प्रोड्यूस किए हैं, टॉल हाइटेड फिनोटाइप भी और शॉर्ट भी। तो इस तरह से आप इस पेरेंट टॉल हाइटेड प्लांट को ट्रू ब्रीड नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? नाउ इट इज नॉन एज नॉन ट्रू ब्रीडिंग। ये नॉन ट्रू या नॉन प्योर ब्रीडिंग प्लांट कहलाएगा। तो व्हाट इज अ ट्रू ब्रीड प्लांट एंड व्हाट इज अ नॉन ट्रू ब्रीड प्लांट? तो true breed plant is that which upon self fertilization produces all the offsprings of its own phenotype, and a non true breed या non pure breed plant is that which upon self fertilization produces both the contrasting phenotypes। ठीक है, instead of producing all the offsprings of its own phenotype, it produces both the contrasting phenotypes। तो इस तरह का अगर कोई प्लांट बिहेव करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बावजूद, तो उस प्लांट को आप क्या कहेंगे? नॉन ट्रू ब्रीड या नॉन प्योर ब्रीड। जबकि अगर कोई प्लांट इस तरह बिहेव करता है कि जो उसकी फिनोटाइप है आगे ऑफस्प्रिंग में भी तमाम के अंदर वही फिनोटाइप इनहेरिट करती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, तो उसे ट्रू ब्रीड कहा जाएगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट ट्रू ब्रीड या नॉन ट्रू ब्रीड में फ़र्क होता क्या, ये मेरे ख्याल में आपको अब समझ में आ गया होगा इसमें फ़र्क है क्या। लेकिन इसको डेवलप कैसे करेंगे? क्योंकि पहला स्टेप क्या है इसके मेंडेलियन वर्क का? पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू या प्योर ब्रीडिंग लाइंस। जी साजिद साहब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपने बेटे लास्ट लेक्चर लिया था? हाँ जी, इसीलिए
वो मैंने अपलोड भी किया था। मैंने कहा था कि आप लोग ज़रूर उसको दोबारा भी देखिएगा, क्योंकि वो मैंने बेसिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी वहाँ पे एक्सप्लेन की थी, यही जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना बार बार भी। अभी तो फिनोटाइप यूज़ किया, अभी जीनोटाइप और भी बहुत सारे आएंगे, तो ये बार बार यूज़ होने, ठीक है। नहीं चले अभी बता देता हूँ मैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटे, उसको आज जाके ना ज़रूर आपने देखना है। वो अपलोड कर चुका हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आपने उसको ज़रूर समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि वो टर्म्स अगर आपके माइंड में नहीं बैठेंगी ना तो आगे जो जेनेटिक्स की डिस्कशन है वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी कि बात हो क्या रही है। तो फिनोटाइप होता है किसी भी ट्रेट की, किसी भी फीचर की जो एक्सप्रेशन होती है ना बॉडी के ऊपर। जैसे हाइट एक बॉडी का फीचर है, तो हाइट की दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, या तो हाइट टॉल होती है या शॉर्ट होती है। तो ये हाइट की जो एक्सप्रेशन बॉडी पे नज़र आती है इसको फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप ये चीज़ है, ओके। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इन ट्रू ब्रीड प्लांट्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है। हम ये किस तरह से इंश्योर करेंगे कि एक प्लांट ट्रू ब्रीड हो चुका है। इसको इंश्योर करने के लिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन बार बार करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्लांट लिया, जैसे एक टॉल हाइटेड प्लांट है, आप इस टॉल हाइटेड प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन से गुजारते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद टॉल और शॉर्ट ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। आप इस नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा इस टॉल हाइटेड प्लांट को लें और फिर दोबारा से अगेन इस प्रोसेस से गुजारें, यानी फिर दोबारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसकी करवाएं और फिर देखें कि यार नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी यही रिजल्ट रहता है या नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम भी यही रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा उससे अगली जनरेशन का आप एक टॉल इंडिविजुअल चूज करें और उसको फिर दोबारा से इसी तरह से आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन से गुजारें और फिर देखें कि क्या उससे अगली जनरेशन में ये वाला रिजल्ट अचीव होता है जो आप चाह रहे हैं। अगर उस जनरेशन में भी ये रिजल्ट नहीं आता तो फिर दोबारा से आप ये अमल दोहराएं उससे अगली जनरेशन में, यानी आप ये करते जाएं रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब आप बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते जाएंगे थ्रू सक्सेसिव जनरेशन तो आपको यकीनन किसी एक इंडिविजुअल में ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। यानी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल वेरी नेक्स्ट जनरेशन में आपको मिल जाए, हो सकता है उससे अगली जनरेशन में वो आपको इंडिविजुअल मिल जाए जो सेल्फ फर्टिलाइज करने पर ये वाला रिजल्ट शो करे। जब कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ फर्टिलाइज करने पर ये रिजल्ट शो करे तो आप यकीन कर लें कि वो इंडिविजुअल ट्रू ब्रीड है, ठीक है। ना सिर्फ वो ट्रू ब्रीड है बल्कि उसके थ्रू, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए पैदा होने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी लाजमी ट्रू ब्रीड होंगे। यानी इस ट्रू ब्रीड टॉल हाइटेड प्लांट के ऑफस्प्रिंग जितने भी टॉल पैदा हुए हैं ये भी सारे ट्रू ब्रीड होंगे, ये भी सारे क्या होंगे? ट्रू ब्रीड होंगे। अंडरस्टैंड? तो आपने ये ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग लाइंस की डेवलपमेंट में क्या बताना है, डेवलपमेंट कैसे होती है ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग लाइंस की। तो प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आर डेवलप्ड बाय रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसकी डेवलपमेंट में आपने जो प्रोसीजर याद रखना है वो क्या है? वो है रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस, यानी कई जनरेशंस तक अगर ये काम किया जाए तो ट्रू ब्रेडनेस अचीव हो जाती है। रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस। इस सवाल को यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप कहेंगे कि इफ एन इंडिविजुअल इज रिपीटेडली allow for self fertilization through successive generation then true bredness will be achieved in next coming generations। जो आने वाली generations है उनके अंदर क्या अचीव हो जाएगा? true bredness अचीव हो जाएगा उसमें। और ये true bredness का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि characteristics के अंदर प्योरिटी आ जाएगी, प्योरिटी। यानी अब ये जो ट्रू ब्रीड प्लांट होगा ना, जैसे ये ट्रू ब्रीड टॉल हाइटेड प्लांट है तो अपनी ये टॉलनेस के लिए ये प्योर है, बिल्कुल इसके अंदर प्योरिटी आ गई है कि ये अपने टॉलनेस के लिए प्योर है। इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए तो सारे टॉल ही आएंगे, लेकिन ये अपने टॉलनेस के लिए प्योर नहीं है। इसको अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो ये टॉल के साथ साथ शॉर्ट भी पैदा कर देता है, तो ये अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये प्योर नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये ट्रू ब्रीड प्लांट्स को इस तरह से डेवलप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये एक और मैं चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो ट्रू ब्रीड प्लांट्स होते हैं, ट्रू ब्रीड प्लांट्स एक्चुअली दे आर होमोजाइगस फॉर देयर जीनोटाइप। वो अपने जीनोटाइप के लिए होमोजाइगस होते हैं।
अब साजिद साहब को ये टर्म भी नहीं पता चलेगी, तो बेटे आज आपने वो लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली होमोजाइगस फॉर द जीनोटाइप। इनका जो जीनोटाइप होगा ना टॉलनेस का, वो होमोजाइगस होगा। अभी आपने थोड़ा सा सब्र का भी मुजाहरा करना है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने क्लियर होंगी आपको। तो ट्रू ब्रेडनेस को आप होमोजाइगस भी कह सकते हैं। जो ट्रू ब्रीड प्लांट होता है वो अपनी जीनोटाइप के लिए होमोजाइगस होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो नॉन ट्रू ब्रीड प्लांट होगा वो अपनी जीनोटाइप के लिए हेट्रोजाइगस होगा। दैट विल बी हेट्रोजाइगस फॉर इट्स जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस। तो मेंडल ने सबसे पहला काम यह किया था कि जितने भी उसने वैरायटीज आगे इस्तेमाल की थी रिसर्च के अंदर, उन तमाम वैरायटीज को ट्रू ब्रीड पहले उसने बना लिया था, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से प्योर हो गई थी। जैसे मेंडल ने टोटल कोई 7 डिफरेंट ट्रेट स्टडी किए, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड कहते हैं फ्रूट को, ठीक है। ये जो फली होती है ना पी प्लांट की, ये दरअसल उसका फ्रूट है। तो फ्रूट शेप, फिर इसी तरह फ्रूट कलर। तो इसने टोटल कोई ये फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, टोटल 7 डिफरेंट ट्रेट स्टडी किए थे, और हर एक ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं। सीड शेप इज फाउंड इन स्फेरिकल, यानी राउंड सीड शेप इसको कहते हैं, स्फेरिकल या राउंड। और दूसरी तरफ आपको रिंकल्ड सीड शेप नजर आ रही है, उस पर यूं रिंकल्स पड़े हुए। सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल या वाइट, फ्लावर ये फ्रूट या पॉड शेप इन्फ्लेटेड यानी बिल्कुल स्मूथ या फिर कंस्ट्रक्टेड, इस तरह से इसके ऊपर निशान पड़े हुए होते हैं। फ्रूट कलर या पॉड कलर ये ग्रीन या येलो होगा। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल होगी, एक्सियल का मतलब है कि किसी टहनी की एक्सिल के अंदर उसके ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा होता है ना, वहाँ पर ये होगा। या फिर ये फ्लावर टर्मिनल होगा, टर्मिनल यानी बिल्कुल टिप के ऊपर फ्लावर होगा। और स्टेम हाइट टॉल हाइट और ये शॉर्ट हाइट। तो ये इस तरह से कोई 7 डिफरेंट ट्रेट मेंडल ने स्टडी किए थे। इन 7 डिफरेंट ट्रेट्स को क्या कहते हैं? मेंडेलियन पैरामीटर्स। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर मेंडेलियन पैरामीटर्स, तो इसका जवाब ये होगा कि द ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट विच वर स्टडीड बाय मेंडल आर कॉल्ड मेंडेलियन पैरामीटर्स। ठीक है, ये मेंडेलियन पैरामीटर को मेंडल के ट्रेट नहीं है, ठीक है, मेंडल की बॉडी के ट्रेट नहीं है, ये दरअसल पी प्लांट के ट्रेट्स हैं विच वर स्टडीड बाय द मेंडल। तो इनको क्या कहते हैं? मेंडेलियन पैरामीटर्स। तो हाउ मेनी मेंडेलियन पैरामीटर्स वर स्टडीड ड्यूरिंग दैट रिसर्च वर्क? टोटल 7 मेंडेलियन पैरामीटर्स वर स्टडीड। और हर एक मेंडेलियन पैरामीटर की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं। हर एक मेंडेलियन पैरामीटर की इन 2 फॉर्म में से एक डोमिनेंट ट्रेट है और दूसरा रिसेसिव है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डोमिनेंट और रिसेसिव होने का भी बताया था कि डोमिनेंट किसको कहते हैं और किस बुनियाद पे कहते हैं, और रिसेसिव किसको कहते हैं और किस बुनियाद पे कहते हैं। ये बात भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को दोबारा जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा, अभी आगे भी रफ्ता रफ्ता ये बातें खुलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी लेफ्ट साइड के कॉलम में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं ये डोमिनेंट हैं, और ये राइट साइड पर आपको ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव हैं। तो ये 7 डिफरेंट ट्रेट्स को उसने स्टडी किया था और हर एक के लिए उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेवलप कर ली। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, अब जो अगला स्टेप था मेंडल का वो क्या था? दैट स्टेप वाज क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर यह बताते चलें कि मेंडल 1865 में इसने ये काम किया था, 1865, और आगे जाकर 1900 में जाकर इसको रिकग्निशन मिली। 35 साल तक इसके काम को किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया, और बाद में फिर ये काम इसका समझ में आने लगा। तो वजह क्या थी? वजह ये थी मेंडल का जो सक्सेस का सीक्रेट है वो क्या है? एक तो ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, लकीली उसने जो पी प्लांट चूज किया ना, ये उसके लिए बहुत लकी चॉइस साबित हुआ था। दूसरी उसकी मैथमेटिकल अप्रोच, यानी वो ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट था बल्कि उसकी मैथ्स के ऊपर भी बड़ी कमांड थी, स्टैटिस्टिक्स यानी अदादो शुमार के ऊपर बड़ी गिरफ्त थी उसकी, और वो जो भी कोई
डाटा, कोई रिजल्ट मिलता था उसको नंबर्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करता था। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच उसने उसको कंक्लूजन कायम करने में बड़ी हेल्प की। इसके अलावा उसने स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेड एट अ टाइम, देन स्टडी ऑफ 2 और मोर ट्रेड सेपरेटली। पहले उसने एक सिंगल ट्रेड को स्टडी किया, फिर उसने 2 ट्रेड्स को इकट्ठा स्टडी किया, फिर उसने 2 से ज्यादा ट्रेड्स को स्टडी किया। पहले के जो लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, एक ही वक्त में किसी इंडिविजुअल के तमाम ट्रेड्स को फॉलो करने की कोशिश करते थे और किसी भी ट्रेड के मोड ऑफ इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो मेंडल एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड को पहले उसने अंडरस्टैंड किया कि ये कैसे इनहेरिट हो रहा है, फिर उसने 2-2 ट्रेड्स के पेयर स्टडी किए, फिर उसने 3-3 ट्रेड्स को। तो इस तरह से जो उसने स्टेप बाय स्टेप स्टडीज आगे बढ़ाई वो बहुत अच्छा साबित हुआ उसके लिए। और इसके अलावा एस्केप फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिंकेज, ये लिंकेज आगे चलकर आपको ये बात समझ में आएगी, आगे एक टॉपिक आएगा वहाँ पर। तो इसने वो लिंकेज वाली कॉम्प्लिकेशंस में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, उससे ये बच गया। तो ये वो सीक्रेट्स हैं जो मेंडल की सक्सेस का बाइस बने। इसके अलावा देखो पी प्लांट जो उसने चूज किया था, अभी मैंने आपको बताया कि ये इसके लिए एक लकी चॉइस साबित हुई थी। वो कैसे, तो दरअसल पी पाइजम सेटिवम जो उसने स्टडी किया था वो उसके लिए लकी चॉइस इस तरह साबित हुआ कि एक तो इस पी प्लांट की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लोकल इन्वायरमेंट के साथ। वहाँ का उस इलाके का जो लोकल इन्वायरमेंट था वो इलाका चेक स्लोवाकिया, आजकल ऑस्ट्रिया के अंदर वो इलाका मौजूद है। ऑस्ट्रिया ये एक यूरोप का कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के अंदर वो इलाका है जहाँ पर इसने ये काम किया था। तो उस लोकल इन्वायरमेंट के साथ इस पी प्लांट की कंपैटिबिलिटी ये एक बहुत सूटेबल थी। इसके अलावा शॉर्ट जनरेशन टाइम, देखो जेनेटिक स्टडी करने के लिए ना ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन टाइम है वो बहुत मैटर करता है। वो जनरेशन टाइम बहुत शॉर्ट होना चाहिए। यानी अगर आप इंसान के ऊपर कोई जेनेटिक स्टडी करने की कोशिश करें तो आप देखें कि एक साइंटिस्ट किसी एक कपल के ऊपर कोई ट्रेड स्टडी कर रहा है कि इस कपल में जो ट्रेड है उसकी अगली जनरेशन में कैसे इनहेरिट करता है, तो पता चले कि उसकी अगली जनरेशन और उससे अगली जनरेशन देखने तक वो साइंटिस्ट खुद भी कायम ना रहे। तो ह्यूमन को स्टडी करने का दूसरा तरीका होगा, ह्यूमन में हम इस तरह से स्टडीज नहीं कर सकते। ह्यूमन को इस तरह का सूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर आप जेनेटिक्स को स्टडी कर सकें। इसके लिए ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, जैसे पी प्लांट है या माइस हो सकते हैं या फिर इसके अलावा और कोई ये छोटी छोटी फ्लाइज हो सकती हैं। तो हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। इनका जनरेशन टाइम चूंकि शॉर्ट होता है, लिहाजा आप अगर 2-3 साल कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म की कई जनरेशन स्टडी कर सकेंगे। तो शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसी तरह से प्रोमिनेंट फ्लावर्स इसके बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि प्लांट्स को जो क्रॉस किया जाता है ना एक दूसरे के साथ तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए फ्लावर्स का प्रोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें दोनों सेक्सेस मौजूद हैं और ये वैसे तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें दोनों सहूलियात हैं। अगर आप इनको मजबूर करें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो भी पॉसिबल है, और अदरवाइज इनको वैसे अलाउ करें तो ये सेल्फ पॉलिनेट करने को तरजीह देते हैं। इसके अलावा इसमें कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड, यानी अभी जैसे मैंने आपको शो किया ना कि हर एक ट्रेड की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, टॉल और शॉर्ट। ये आप हाइट की 2 फॉर्म्स देख रहे हैं, राउंड और रिंकल्ड सीड शेप की 2 फॉर्म्स देख रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रेड इस तरह से 2 क्लियरली डिफरेंशिएबल अल्टरनेटिव फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इस ट्रेड को कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड कहते हैं। कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड, जैसे ह्यूमन में अगर आप देखें ईयर लोब एक ऐसा ट्रेड है हमारा, ईयर लोब। इसमें आपको एक अटैच ईयर लोब नजर आती है ह्यूमन पॉपुलेशन में, अटैच्ड ईयर लोब, और दूसरी फ्री ईयर लोब नजर आती है। कोई आपको तीसरी किस्म की ईयर लोब नजर नहीं आएगी ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो ह्यूमन में ईयर लोब एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड है। अदरवाइज ह्यूमन के बकाया जो ट्रेड्स हैं उनमें ज्यादातर आपको बड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स नजर आएंगे। जैसे आप ह्यूमन हाइट ले लें तो आपको सेवरल हाइट नजर आएंगी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। ह्यूमन का ये स्किन कलर ले लें तो स्किन कलर में भी आपको सेवरल स्किन कलर पूरी पॉपुलेशन में नजर आते हैं। यानी हमारे ज्यादातर ट्रेड बड़े ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस वजह से ह्यूमन इज नॉट अ सूटेबल जेनेटिक ऑब्जेक्ट,
ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही सूटेबल है इस लिहाज से कि इसके ज़्यादातर ट्रेड्स कंट्रास्टिंग हैं। तो बहरहाल ये वो फीचर्स हैं जो पी प्लांट को मेंडल के लिए एक लकी चॉइस साबित करते हैं। ये वो सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी प्लांट की विच मेक देम सूटेबल जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस डेवलप करने के बाद क्या किया? देखो, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस डेवलप करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन ये मेंडल के वर्क का दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप ऑफ मेंडेलियन वर्क, hybridization. What is hybridization? Hybridization is the cross between two individuals. The cross fertilization between two individuals. दो इंडिविजुअल्स के दरमियान अगर आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं ना तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे दो इंडिविजुअल्स के दरमियान कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे एक है प्लांट 1 और ये दूसरी तरफ प्लांट 2, तो ये दो इंडिविजुअल्स हैं। हम क्या करेंगे कि इस प्लांट से अगर पोलन्स लेते हैं, पोलन आर मेल स्ट्रक्चर्स, अगर हम इससे पोलन्स लेते हैं तो दिस प्लांट विल बिकम द मेल प्लांट। हालांकि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं लेकिन हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इससे हम पोलन्स ले रहे हैं, तो पोलन्स से आगे फिर स्पर्म्स बनेंगे, यानी ये स्पर्म डोनर हो गया। और जबकि इस प्लांट के एग को यूज़ किया जाएगा, इसके पास ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ओव्यूल के अंदर फिर एग की फॉर्मेशन होनी है, तो ये बेसिकली एग डोनर हो गया। तो ये एग डोनर है तो इस वजह से इसको फीमेल प्लांट डेजिग्नेट कर दिया जाएगा और इसे मेल प्लांट, और अब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी। तो इस तरह से जो जाइगोट बनेगा वो दरअसल क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा, यानी इसमें स्पर्म इस प्लांट का और एग इस प्लांट का। अदरवाइज अगर आप ये एहतमाम ना करते कि आप इससे यूँ ख़ास तौर पर पोलन्स कलेक्ट करते और फिर इसको इधर शेड कर दें, तो अगर ये काम ना करते, वैसे ही इस प्लांट को अलाउ कर देते रिप्रोडक्शन के लिए और इसको अलाउ करते, तो ये फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये खुद से हमें परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। The cross fertilization between two individual is called hybridization। हम इसको हाइब्रिडाइज करते हैं। अब हाइब्रिडाइज करने के लिए जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका हमें पता होना चाहिए, और वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। ये देखिए इसका फ्लावर, तो फ्लावर में आपको ये इसके पेटल्स नजर आ रही हैं और इसके अंदर आपको ये स्टिग्मा नजर आ रहा है। दिस इज स्टिग्मा जो कि इसकी कार्पेल का हेड है, और बाकी आपको इसके एंथर्स नजर आ रहे हैं विच आर द हेड्स ऑफ द स्टेमन। ये स्टेमन के ऊपर मौजूद एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जिनसे पोलन्स रिलीज होंगे, और जबकि स्टिग्मा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पोलन जब यहाँ से मूव करके स्टिग्मा पे जाते हैं तो तब फर्टिलाइजेशन का अमल वजूद में आता है। लेकिन अब हमने करना क्या है, चूंकि हम करना चाह रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो हम ऐसा करेंगे कि एक प्लांट, जैसे ये प्लांट हमने फीमेल प्लांट के तौर पर इसको कंसिडर किया है, तो इसके फ्लावर को ओपन करके आप इसके जितने भी स्टेमन्स हैं ना वो कट कर देंगे, स्टेमन्स को कट कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसके स्टेमन से पोलन्स निकलकर इसके स्टिग्मा पे चले जाएं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए इसके स्टेमन्स को तोड़ देंगे, और दूसरी तरफ जो मेल प्लांट है उसमें हम इसके स्टेमन को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। जब ये मैच्योर हो जाता है फ्लावर और स्टेमन पोलन्स बना लेता है, तो हम खुद से फिर इसका स्टेमन यहाँ से तोड़ते हैं और ब्रश की मदद से इसके पोलन्स को खुद से इसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेल प्लांट ने पोलन डोनेट किए और फीमेल प्लांट के पास एग मौजूद होगा। तो यूं आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। देखो प्लांट के अंदर जो ये क्रॉस किया जाता है ना, इस तरह से हम ये बार बार वर्ड यूज़ करेंगे कि इसको इससे क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने का मतलब ये होगा यूं मेटिंग करवाई जा रही है। अब देखो इंसान के अंदर ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर किसी के साथ यूँ क्रॉस कर दें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंसान में क्रॉस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मैरिज। तो इंसानों में तो मैरिजेस होती हैं और वो तो बाकायदा
एक पूरा तरीका है मैरिज का, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए कभी किसी को किसके साथ क्रॉस करना है, कभी किसी को किसके साथ क्रॉस करना है, तो ये इंसान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इंसान में जेनेटिक्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है और उसको स्टडी करने के दूसरे तरीके हैं, वो आपको आगे चलकर समझ में आएंगे। बहरहाल आप देखो कि ये पी प्लांट में इस तरह से आपने एक प्लांट से पोलन लिया और दूसरे प्लांट के ऊपर उसको ट्रांसफर करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई है। सो दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल का अगला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन थी, लेकिन उसने हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया था, कि उसने ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में सारे ट्रेड्स को स्टडी करने का सोचा, बल्कि उसने हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया कि पहले उसने एक ट्रेड को स्टडी किया, फिर 2 ट्रेड्स को स्टडी किया इकट्ठे, फिर 3 ट्रेड्स को स्टडी किया। वन बाय वन वो हाइब्रिडाइजेशन को कॉम्प्लेक्स बनाता गया। हाइब्रिडाइजेशन की सेवरल अक़साम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक ट्रेड को आप फॉलो करते हैं तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर आप किसी हाइब्रिडाइजेशन में एट अ टाइम 2 ट्रेड्स को फॉलो करते हैं तो दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। So what is monohybrid cross? The kind of hybridization in which only one trait is followed, in which only one trait studied. Yeah, the type of hybridization in which inheritance of single trait is studied is called monohybrid cross. इसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इज स्टडीड। आप इनको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, ये जब आप हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हो ना, तो उस हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं हाइब्रिड्स। इन ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहते हैं? ये ऑफस्प्रिंग जो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में पैदा होंगे ना, जैसे ये दिखाए जा रहे हैं, सो दीज ऑफस्प्रिंग्स आर एक्चुअली हाइब्रिड्स। अगर किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हों तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को आप मोनोहाइब्रिड कहेंगे। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एक ऐसा हाइब्रिड होगा जो किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए पैदा हुआ होगा। और इसी तरह से अगर किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में हाइब्रिड पैदा हो तो इसका हाइब्रिड डाइहाइब्रिड कहलाएगा, डाइहाइब्रिड। लिहाजा इनको डिफाइन करते हुए ये वर्डिंग भी यूज़ की जाती है कि व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच गिव राइज मोनोहाइब्रिड, या द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस। इस तरह से भी आप इनको डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर देयर, तो ये सिर्फ 2 नहीं आपने कंसिडर करनी, क्योंकि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्लूड करते चले जाएंगे ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, तो जितने ज़्यादा आप ट्रेड्स उसमें शामिल करते जाओगे उतना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, सपोज करो एक प्लांट है जिसकी सीड शेप राउंड है और दूसरा प्लांट जिसके साथ इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने के लिए ये इस तरह साइन यूज़ किया जाता है। दूसरा प्लांट जिससे इसको क्रॉस करना चाह रहे हैं उसकी सीड शेप रिंकल्ड है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें हम एक राउंड सीडेड शेप प्लांट को रिंकल्ड सीड शेप प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो इस क्रॉस को क्या कहा जाएगा? दिस क्रॉस विल बी कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ एक ट्रेड को फॉलो किया है ना। ये क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो, इसमें हमने बाकी जो ट्रेड्स हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया, हम सिर्फ इसकी सीड शेप से कंसर्न है इस वक्त। इसमें सीड कलर कैसा है, इसकी हाइट कैसी है, ख्वाह कुछ भी हो, हमने बाकी किसी ट्रेड के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं करना। हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी सीड शेप के ऊपर फोकस करना है। तो हम जब एक सिंगल ट्रेड को फॉलो कर रहे होंगे किसी क्रॉस के अंदर, तो इस तरह का जो क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, जैसे हमने इसमें सीड शेप की बात की है। फिर बाद में आप एक सेकंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं जिसमें आप सीड कलर को फॉलो करें, एक और बना सकते हैं जिसमें आप
हाइट को कवर करें। तो इस तरह से आप हर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई भी एक ट्रेट को फॉलो करते हैं और उस ट्रेट के लिहाज से जो डिफरेंट फिनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान ये क्रॉस बनाया जाता है। इसी तरह से अगर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे डिज़ाइन करना हो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस डिज़ाइन करें विद रिस्पेक्ट टू सीड शेप एंड सीड कलर। आपने सीड शेप और सीड कलर के लिहाज से एक डाई हाइब्रिड क्रॉस डिज़ाइन करना है। सीड शेप और सीड कलर यानी दो ट्रेट्स को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक प्लांट चाहिए जिसमें सीड की शेप राउंड हो और उसमें सीड कलर येलो हो। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है। आपने दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप को एक प्लांट में लिया है और दूसरा प्लांट लिया है जिसमें सीड शेप रिंकल्ड है और इसमें सीड कलर उसका ग्रीन है। तो अब आपने देखा कि दूसरा जो प्लांट है उसमें सीड शेप और सीड कलर दोनों की रिसेसिव फिनोटाइप्स यहां पे मौजूद हैं। तो आपने एक प्लांट जिसमें दोनों ट्रेट की डोमिनेंट फिनोटाइप है, दूसरा प्लांट जिसमें दोनों ट्रेट की रिसेसिव फिनोटाइप है, इन दोनों के दरमियान ये क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है। दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपसे जब भी ये कहा जाए ना कि डिजाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग सीड शेप एंड सीड कलर या इन्वॉल्विंग कोई भी दो और ट्रेड दे दी जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उन ट्रेड्स पर डिफर करने वाले इंडिविजुअल्स के दरमियान इस तरह क्रॉस यूं सेट करना है। और उसमें आपने याद रखना है कि एक इंडिविजुअल के अंदर उन दोनों ट्रेड्स की डोमिनेंट फॉर्म्स लेनी है और दूसरे इंडिविजुअल में उन दोनों की रिसेसिव फॉर्म्स लेनी है। तो ये इस तरह से आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन की यूं सेवरल अक़साम हो सकती हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप एक सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को इकट्ठा स्टडी किया जाता है। और डेफिनेटली जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें आप एट अ टाइम 3 डिफरेंट ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को इकट्ठा फॉलो करेंगे। तो मेंडल की कामयाबी का राज ये था कि उसने स्टेप बाय स्टेप काम किया था। पहले उसने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के जरिए सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड किया। जब वो यहाँ पे कामयाब हो गया, कोई सक्सेसफुल कंक्लूजन्स उसने ड्राइव कर लिए, उसके बाद फिर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस शुरू किए और दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करना शुरू किया। जब यहाँ पर उसने कोई कंक्लूजन्स डेवलप किए तो फिर वो आगे बढ़ा। तो ये इसी वजह से वो कामयाब हो पाया था। इससे पहले के लोग, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कि वो एक साथ सारे ट्रेड को स्टडी करने लगते थे और वो कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ तक जो चीज़ें कवर की हैं ना, इसमें आपको मैंने बताया कि मेंडल ने काम का आगाज़ कैसे किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे फर्दर जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि मेंडल ने ये जो काम का आगाज़ किया है वो किस तरह से किया है। आगे इंशाल्लाह हम जो अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे और वो जाहिर है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए मुमकिन होगा। और फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने क्या बातें ऑब्ज़र्व की थी, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान, और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो उसने कंक्लूजन्स कायम किए थे, जिनमें एक बड़ा वेल नोन कंक्लूजन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वो क्या है, ये सारी बातें आपको फिर उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट के मुतालिक होगा, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे ड्राइव करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे रोकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कहानी सुनाएंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.